हेलो माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज की इस वीडियो में आप लोग मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रह गया था पिछले वाले वीडियो को, उसी को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चन आपको हिट कर ही दे। इसलिए आप लोग ये वीडियो तो देखिए ही देखिए, साथ में प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, काहे कि आपका वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसको हम लोग बेसिक ट्रांसफार्मर से रिलेट करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। इसलिए वो वीडियो जरूर से जरूर देखें। आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, वाई द सेकेंडरी ऑफ सिटी इज नेवर लेफ्ट ओपन सर्किट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी साइड है, कोई भी सपोज डेट यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो साइड है उसको हम लोग ओपन सर्किट क्यों नहीं छोड़ते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये रहा थ्योरी वाला पार्ट। लेकिन थ्योरी वाला पार्ट जाने से पहले आप लोगों को हम कुछ समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग उसको अपने आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं जो कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छा खासा हम आपको जानकारी पिछले वाली वीडियो में दे दिए हैं, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप लोग प्लीज गाइस उसको वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि ये हमारा एक V1 सोर्स है। ट्रांसफार्मर को हम लोग V1 सोर्स से कनेक्टेड किए हुए हैं। V1 सोर्स जो है E1 के इक्वल होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और ये हमारा N1 नंबर ऑफ टर्न है, N2 नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी साइड है। और यहाँ पे हम लोग जो है लोड टर्मिनल जो सेकेंडरी साइड में लगाते हैं उसको हम लोग थोड़ा देर के लिए ओपन करके छोड़ दिए हैं। आप यहाँ पे S देख रहे हैं, S का माने हो जाता है एपरेंट पावर। हर एक ट्रांसफार्मर का एपरेंट पावर जो कि आपको दिया हुआ रहता है, रेटेड पावर आपको ये हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है। N1 और N2 आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है 10/20 है, जो कि मतलब नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड 10 है और नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी साइड 20 है। अगला देख रहे हैं कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है कि हर एक ट्रांसफार्मर ऑल ओवर इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये चीज आप अपने माइंड में डाल लीजिए। उसके बाद आपका जो है V1 जो वोल्टेज सोर्स हम लगा रहे हैं उसका वोल्टेज है हमारा 1200 वोल्ट का है, ठीक है। उस केस में अब जो हम E2 जो फाइंड आउट करेंगे, तो E2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता होगा कि फॉर कॉमन फ्लक्स E1 बाय E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, ठीक है। N2 आपको यहाँ पे E2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। E2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। E1 का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, E1 का वैल्यू आपको 1200 गिवन है, ठीक है। E1 इज इक्वल टू V1, काहे कि यहाँ पे V1 में जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज E1 में होगा। इसके बारे में ब्राइफ डिफिनेशन डिराइव हम किए हुए हैं आपको पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको E1 हो जाएगा 1200 वोल्ट, N2 वो हमारा दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो इस हिसाब से हमारा E1 जो यहाँ पे निकल के आएगा वो हमको निकल के आएगा, सॉरी E2 जो हमको निकल के आएगा, E2 हमारा हो जाएगा 2400 वोल्ट हमारा E2 निकल के आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपका जो है E2 जो हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ा देर के लिए, वो 2400 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट ओपन सर्किट में जो है, ओपन सर्किट जब रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ही रहेगा, करंट तो आपका जीरो रहेगा, काहे कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन अगर बाय द चांस किसी भी कारणवश अगर ये सर्किट क्लोज हो गया या नहीं तो ग्राउंडिंग हो गया, तो उस केस में यहाँ पे करंट आ जाएगा। करंट को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि करंट यहाँ इस पॉइंट I1 पर, I1 का करंट कितना है, उस हिसाब से हम I2 का करंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपको एपरेंट पावर दिया हुआ है, तो एपरेंट पावर से आप करंट निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 किलोवाट एम्पियर दिया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका I1 जो है निकल जाएगा। I1 इक्वल टू आपका निकल जाएगा 12,000 किलो, मतलब 12,000 भागा 1200। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 10 एम्पियर करंट जो है I1 के तरफ रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब आप फॉर कॉमन फ्लक्स का ही बात करते हैं या फॉर MMF बैलेंसिंग का बात करते हैं, तो उस केस में हमारा ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा, I2 बाय I1 इज इक्वल टू हमारा क्या देखने के लिए मिलता है, N1 बाय
N2 हर चीज हम एक्सप्लेन किए हुए हैं पिछले वाले वीडियो में, इसलिए आपको कह रहे हैं कि वो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से हमारा जब I1 हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी I2 जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो I2 हमारा कैलकुलेट करने पे यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा कि 5 एम्पियर करंट हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे बाय द चांस कोई अगर हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, उस केस में यहाँ पे I1 आ जाएगा। वैसे तो हमारा I1 यहाँ पे, सॉरी I2 जो है हमारा यहाँ पे 0 एम्पियर देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप थोड़ा देर के लिए बेसिकली समझिए कि अगर आप ये ओपन सर्किट रहता है और आप अगर गलती से कुछ भी गलती के कारण अगर आप उसको यहाँ पे टच कर लेते हैं, अगर आप इसको टच कर लेते हैं, तो आपको समझ रहे हैं कि 2400 वोल्ट का झटका मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग अपनी सेफ्टी के कारण इस ट्रांसफार्मर को ओपन नहीं कर सकते हैं। और भी चीज रीजन है, वो हम लोग थ्योरी पार्ट में देखते हैं क्या क्या रीजन है, लेकिन आपको हम बेसिकली समझाना यही चाह रहे थे कि इसी वजह से आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। यही सब कारण के वजह से हम जो है यहाँ पे लोड साइड में जो है ओपन नहीं रखते हैं। कहा है कि यहाँ पर जो है करंट भी अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे वोल्टेज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब ये सर्किट क्लोज होता है तब। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आपका डाउट मन में आ रहा होगा, उसको भी हम लोग काउंटर कर लेते हैं कि ये एस क्या है। एस एक एपरेंट पावर है। पावर यानी कि पावर अगर आपसे पूछा जाएगा तो पावर इक्वल टू बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका तो डिराइव करना पड़ेगा, यानी कि वोल्ट इंटू एम्पेयर। वोल्ट एम्पेयर जो है हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर होता है। ठीक है, तो ये पावर जो है ये हमारा बेसिकली एपरेंट पावर कहलाता है। ठीक है, एक्चुअल पावर यहाँ पे वी आई कोस अल्फा, यानी कि आई इक्वल टू करंट, वी इक्वल टू वोल्टेज यानी कि कॉस अल्फा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे जो है अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे वी आई कॉस अल्फा, एक्चुअल पावर जो है हमारा वी आई कॉस अल्फा होता है, रिएक्टिव पावर जो होता है परपेंडिकुलर होता है, एक्चुअल पावर बेस में होता है और हाइपोटेनस में एपरेंट पावर होता है। इस हिसाब से आप यहाँ पे हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा के भी आप लोग निकाल सकते हैं। वी आई कॉस अल्फा, वी आई स्क्वायर, वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वी स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इजिकल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा v और i मिल जाएगा इजिकल टू एपरेंट पावर। ठीक, तो अब जो है ट्रांसफार्मर में, रेटेड ट्रांसफार्मर में, कोई भी ट्रांसफार्मर में आपको एपरेंट पावर ही दिया रहता है। काहे कि आप इसको जो है कोई सा भी लोड लगा के आप इसको चला सकते हैं, चाहे रिएक्टिव पावर वाला लोड हो या एक्चुअल पावर का लोड हो, आपका ये जो है उस पर रन आराम से इजिली वे में करता है। इसलिए एपरेंट पावर आपको हर एक ट्रांसफार्मर में दिया हुआ रहता है रेटेड। ठीक है, नेम प्लेट पे। चलिए अब हम लोग थोड़ा थ्योरी पर भी पढ़ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, द सेकेंडरी ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर शुड नेवर लेफ्ट ओपन सर्किट बिकॉज इट कैन लीड टू सेफ्टी रीजन और टेक्निकल रीजन। दो रीजन की वजह से जो है हम लोग इसको ओपन नहीं रखते हैं। और भी कई तरह का रीजन है, लेकिन आप लोग अभी इतना ही समझिए। तो सेफ्टी रीजन में क्या हो गया कि हाई वोल्टेज इंडक्शन, वहां पे आप जैसे कि देखें कि 1200 इधर लगा है, तो वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर था जो कि 2400 हो गया। दूसरा आर्किंग फॉल्ट हो सकता है, आर्किंग फॉल्ट होने से आग लगने की खतरा भी बन जाता है। उसके बाद तीसरा क्या, इलेक्ट्रिकल शॉक, किसी को भी झटका लगने का संभावना, और अगर किसी को झटका लगा तो उसका ओम नमः शिवाय हो जाएगा। दूसरा अब आते हैं टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन में होता क्या है ना कि वहां पे मैग्नेटिक सेचुरेशन हो जाता है। सेचुरेशन का मतलब है क्या कि अब जो है वहां पे सर्किट में जो है कोर जाके वो सेचुरेट हो जाता है, और अगर कोर सेचुरेट हो गया तो वो जो है भैया मेजरमेंट उसके बाद इनएक्यूरेट देने लगता है। कोर हमारा हीट होने लगता है। अगर ओपन सर्किट रह गया तो जो भी कोर है, कोर क्या होता है आपको वो भी हम बता चुके हैं। कोर क्या होता है, कोर जो है हीट होने लगता है, और जो एक्यूरेसी मान लीजिए जो भी पावर देने का एक्यूरेसी है उसका वो जो है लॉस होने लगता है। इसलिए आप लोग कभी भी सुने होंगे जब भी ट्रांसफार्मर का सर्विसिंग करना रहता है तो ट्रांसफार्मर को हमेशा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तब जाके हम लोग उस ट्रांसफार्मर का सर्विसिंग करते हैं, और यहाँ पे से जो है सोर्स से हम लोग उसको हटा के काम करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के साथ हम लोग करते हैं। और एक चीज, अगर आपको मशीन ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छा खासा लेक्चर चाहिए तो आप हमको कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको उसके लिए लेक्चर भी प्रोवाइड कर सकता हूं। हालांकि आप अपना रिस्पॉन्स अगर दीजिएगा तब मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो और हम बेसिकली जो आपको पढ़ाएंगे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम आपको मशीन ही पढ़ाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। हालांकि आप अगर गेट का लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो वो काफ़ी हाई लेवल हो जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान का अर्जित हो जाएगा। यहाँ पे जो हम कवर अप करेंगे बहुत जो आपके सिलेबस में रहेगा, हम उतना ही पार्ट को सिर्फ कवर अप करने वाले हैं। अगर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा तब हम उस पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पे अब
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नी वोल्टेज। ये जो है अब क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज नी वोल्टेज ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। नी पॉइंट वोल्टेज ऑफ करंट ट्रांसफार्मर क्या है। तो नी पॉइंट वोल्टेज ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इट एट विच 10% इंक्रीज इन सेकेंडरी वोल्टेज। 10% सेकेंडरी वोल्टेज तरफ जो है अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हमारा 50% जो है इंक्रीज हो जाता है सेकेंडरी करंट। 10% अगर सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो 50% हमारा इंक्रीज हो जाता है सेकेंडरी करंट। यही हमारा नी पॉइंट वोल्टेज ऑफ करंट ट्रांसफार्मर है। ये हमारा एक बीएच कर्व है, ये आप बना के आ जाइएगा और ये समझा दीजिएगा जैसे कि बीएच कर्व जो है हमारा कुछ इस प्रकार काम करता है। ठीक है, ठीक है, ये बीएच कर्व हमारा कुछ इस प्रकार काम करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक बीएच कर्व है, ये आप बना के आ जाइएगा और वहां पे बता दीजिएगा कि अगर हम 10% जो है हम बढ़ाते हैं वोल्टेज, यहाँ पे 10% अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से हमारा जो है 50% जो है करंट में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारा उसके बाद सेचुरेशन करंट सेचुरेशन रीजन में पहुंच जाता है। ठीक है, इतना ही आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये फिगर आप आराम से बना के आ सकते हैं। अगला क्या है, अगला है आप अगला है डिफाइन ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है, मेरा लैंग्वेज खाली पकड़िएगा, जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बेसिकली क्या करता है ये ट्रांसड्यूसर जो है, कोई तरह का एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्टिंग्विश रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। ठीक है ना, रिप्रोड्यूसिबिलिटी आप लिंक करने का कोशिश करिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करने की क्षमता। ठीक है, रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि रिपीट करने की, दोहराना। रिप्रोड्यूस मतलब नया जन्म करना और रिपीट मतलब दोहराना। अब आप लिंक कर चुके होंगे। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि एबिलिटी टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट when an experiment or measurement is repeated under the same condition typically by the same person के द्वारा सेम कंडीशन पे अगर एक्सपेरिमेंट कोई किया जाता है तो उसका जो वैल्यू है वो रिपीट होने लगता है। वहीं हमारा रिपीटेबिलिटी में यहाँ पे जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है ना, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कुछ, तो आप यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकाल दीजिएगा और ऑब्टेन एबिलिटी टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्टेंट व्हेन एन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट इज रिपीटेड अंडर द डिफरेंट कंडीशन बाय द डिफरेंट पर्सन यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, हम जो आपको पीपीटी भेजेंगे टेलीग्राम पे उसमें हम सही करके भेजेंगे, आप अभी समझने की कोशिश करिएगा। ये जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो करा जाएगा ये जो है डिफरेंट कंडीशन पे भी करेंगे तो भी जो हमको वैल्यू सेम ही आएगा, और कोई भी क्वेश्चन कर ले जो है वैल्यू सेम ही आएगा, वही हुआ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये आपको हम पीपीटी जो भेजेंगे वहां सही करवा के भेजेंगे। आगे जो अगला है डिफाइन द टर्म ऑफ प्रिसीजन एंड सेंसिटिविटी। तो प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया कि ये भी कोई भी हाल में जो है वैल्यू जो हमको देगा वो ट्रू ही देगा, चाहे गलती से दे या सही तरीके से दे, ये जो वैल्यू हमको देगा वो सही ही देगा, जो कि आपको फॉर्मूला ऑफ प्रिसीजन है ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और वहीं सेंसिटिविटी का मतलब है कि या तो ये वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू देगा ट्रू पॉजिटिव, नहीं तो भैया ये गलती से जो है गलत वैल्यू दे सकता है। सेंसिटिविटी यही हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं डिफाइन लिमिटिंग एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, लिमिटिंग एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। लिमिटिंग एरर इज द मैक्सिमम अलाउबल एरर इन ए मेजरमेंट स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के टर्म के कंडीशन पर जो है मैक्सिमम कितना ये गलत दे सकता है, एक लिमिटेड अमाउंट तक वो गलत दे सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग एरर। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर में जो भैया वो जो है इंस्ट्रूमेंट की गलती के वजह से जो आपको वैल्यू है वो गलत मिलता है, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो आपको वैल्यू में गड़बड़ी मिलता है वो आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। एकदम आप अपने फील करने का कोशिश करिए, फील करिएगा, ज्यादा अच्छा था आप एग्जाम में उसको लिख के आइएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जीरो ड्रिफ्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन जीरो ड्रिफ्ट एंड स्पैन ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट रेफर टू ए ग्रेजुअल शिफ्ट इन द इंस्ट्रूमेंट्स एंड जीरो पॉइंट और ऑफसेट रिजल्टिंग इन एन एरर इन द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना, जीरो ड्रिफ्ट का मतलब हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स जीरो पॉइंट ऑफसेट रिजल्टिंग में जो है मेजर्ड वैल्यू में गलती देता है। स्पैन ड्रिफ्ट में जो है इंस्ट्रूमेंट और सेंसिटिविटी और स्केल फैक्टर के वजह से जो है स्पैन ड्रिफ्ट आता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस का जो है रेंज अगर का बात किया जाए तो मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज होता है 1 टू लेके 100 किलो ओम्स तक होता है मीडियम रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस।
तो अभी इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं, काहे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप लोग जो है वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो इसलिए वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोगों को इससे आगे भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन लेके आ जाऊँगा। हालांकि एग्ज़ाम आपको 3 दिन बाद है, तो मन लगा के आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को जो है अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिए और कॉपी को भर के आइए, तभी जाके आपको अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कुछ सीख के जाइएगा, और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर दोस्त सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपके सब्सक्राइब से हमको हौसला और बहुत जोश मिलता है। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अपने आप में बहुत कुछ सुधार ला सकें और आपके लिए एबंडेंट ऑफ चीज़ हमारे पास है, आपको हम प्रोवाइड करवा सकें, ताकि आप अपने लाइफ में भी कुछ अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज।